आज की खबर चैनल भविष्य में देश के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और उसमें काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि समाज कल्याण में सूचना का बहुत बड़ा माने होता है, मतलब होता है। सूचना को समाज तक पहुंचाने में आप सफलतापूर्वक कार्य करें, ईश्वर से यह भी मैं प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मोदी गवर्नमेंट ने 8 साल पूरे कर लिए। जो विकास की एक बात कही गई थी, उसे कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई के साथ आप दें? आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली, जिसने संसदीय राजनीति में भरोसे के संकट को समाप्त किया। संसदीय राजनीति में हमेशा भरोसे का संकट रहा है। जो लोग भरोसेपूर्वक जिस सरकार को बनाते रहे हैं, वही लोग कहते रहे हैं कि संसदीय राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखता कुछ। लेकिन पहली बार जो घोषणा पत्र होता था, उसको संकल्प पत्र मानकर हमारे मोदी जी ने उन सारे संकल्प पत्र के आधार पर देश की जनता से समर्थन प्राप्त किया और उस संकल्प पत्र के आधार पर देश के विकास की योजना सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा विकास भारत के लोकतंत्र को शक्तिशाली बना रहा है। मैं कह सकता हूं कि जैसे कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली होना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली होना, ये भारत के इतिहास में भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया गया पहला और प्राथमिक कदम है। कोरोना के महामारी में सारे उत्पादन जब बंद हो गए थे, तो कृषि का क्षेत्र का उत्पादन 47% बढ़ गया था और कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने ही भारत के उस संकट में सारे समाधान के रास्ते को निकाला था। आज के दिन में दुनिया में हर जगह अन्न की महामारी मची हुई है, लेकिन भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है। भारत के प्रधानमंत्री ने उन सारे देशों को अपने देश में पैदा हुए किसानों के द्वारा पैदा किए गए अनाज से, किसानों के पैदा कृषि के क्षेत्र में पैदावार से लोगों को उस अभाव से, मरने से बचाने का संकल्प किया है। क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और किसानी और कृषि दोनों को बड़ी नज़दीकी से आपने देखा हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में एक किसान आंदोलन हुआ, सरकार ने किसानों को संतुष्ट किया, उनकी मांगों को पूरा किया। लेकिन आज भी देखा जाए तो यूपी में पिछले दिनों जिस तरह से किसानों का जमावड़ा एक दिखा, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ किसान असंतुष्ट हैं। इसमें हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है? देखिए, कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए करते हैं और वो किसानों के नाम पर, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी सरकार को, पहले की सरकार को बताओ जिसने किसानों को 6,000 रुपये सालाना जिनका खसरा खतौनी में नाम हो दिया हो। किसी सरकार को बताएं जो 60 वर्ष के ऊपर के किसानों को पेंशन दिया हो। किसी सरकार के निर्णय को बताएं जो गरीब गांव में रहते हैं, खेती में काम करते हैं, उनको आवास दिया हो, उनको मुफ्त में बिजली दिया हो, उनके घर में महिलाएं खेती में काम करती हैं, उनके लिए लाभार्थी योजनाएं बनाएं। अब विरोध करना तो लोकतंत्र की ताकत है, विरोध करते हैं लोग किसान आंदोलन के नाम पर। मैं कह सकता हूं कि 2014 में के बनी हुई मोदी जी की सरकार ने जो किसानों के लिए फैसला किया था, वही किसान 2019 में लाठी बजाकर मोदी जी की सरकार 2014 से भी बड़ा समर्थन देकर सरकार बनवाया। आने वाले दिनों में भी गांव-गांव में जो भरोसा पैदा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, क्योंकि एक विचार का नेता, सनातन परंपरा का नेता, भारतीय परंपरा का नेता मोदी जी को इस देश की जनता मान रही है और भारत का विकास भारत की तरह होना चाहिए, उस तरह मान रही है। इसलिए मोदी जी पर भरोसा कर रही है और आगे भी 2024 में भी यही होने वाला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया उनको यात्रा करते हुए। क्या लग रहा है, इस यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी देश में?
देखिए, पदयात्रा सामाजिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कर्मकांड है। मैं कहता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र का पदयात्रा एक धर्म है। सबसे पहले पदयात्रा किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, 4 पीठ बनाई थी और चारों पीठ पर देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कल्याण की योजनाएं चलती रही, आज भी चलती। उसके बाद समाज में काम करने वाले विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में पदयात्रा किया था। संसदीय राजनीति में काम करने वाले एक बहुत प्रमाणित पदयात्रा का प्रमाण मिलता है, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री ने पदयात्रा की थी। पदयात्रा में सामाजिक मुद्दे उठते हैं और उठना चाहिए। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, मैं यह उनसे अच्छा था कि मैं सोचा कि पदयात्रा कर रहे हैं तो कुछ अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव तो कुछ मिलेगा ही पदयात्रा से, लेकिन हर 50 किलोमीटर में उनको मुद्दे बदल रहे हैं। सामाजिक मुद्दे से ज़्यादा उनको मोदी जी को गाली देने का मुद्दा प्राथमिकता में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पदयात्रा धर्म को उन्होंने बदनाम किया है। पदयात्रा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पदयात्रा धर्म को उन्होंने बदनाम किया, क्योंकि पदयात्रा से निकलने वाले मुद्दे देश को एक दिशा देते हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि राहुल गांधी के पदयात्रा के इस कार्यक्रम से कोई देश को दिशा मिलने वाली है। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष को सापेक्ष होना चाहिए, विपक्ष को सक्रिय सुझाव देना चाहिए शासन को। लेकिन पहली बार इस तरह का नकारा विपक्ष में 1991 से संसद में हूँ, पहली बार इस तरह का नकारा विपक्ष में देख रहा हूँ। मुझे कभी कभी चिंता होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, एक वैचारिक कार्यकर्ता के नाते, कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का नकारा होना भारतीय लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। माना जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। पूर्वांचल जो है वो काफ़ी पिछड़ा रहा है विकास के मायने में, चूँकि आपका भी क्षेत्र है। जो अभी विकास की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है डबल इंजन सरकार की, उसे आप कैसे देखते देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी हमारे साथ सांसद भी रहे हैं। मैं उनके साथ बड़े महाराज जी अवैधनाथ जी के भी नाथ जी के साथ भी सांसद रहा हूँ। महाराज जी के कार्य करने का जो संकल्प है उनके परंपरा से जुड़ा हुआ है और वह संकल्प शासन में वो पूरा कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सन्यासी शासक हुआ है। सन्यासी समाज के कल्याण के लिए काम करता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समृद्धि के लिए काम करता है। राजनीतिक क्षेत्र के होने के नाते महाराज जी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परंपरा, भारतीय परंपरा के अनुसार विकास हो, उसका सक्षम कोशिश कर रहे हैं। जैसे जल संरक्षण का काम, प्राकृतिक खेती का काम, पशुपालन का काम, दूध उत्पादन का काम। कल ही नशा मुक्ति पर बहस हो रही थी लोकसभा में और हमारे देश के गृह मंत्री जी नशा मुक्ति के लिए देश के सांसदों से आह्वान कर रहे थे कि भारत नशा मुक्त भारत। और उन्होंने कितनी कार्रवाई कानूनी तौर पर किया है नशाखोरों को दंडित कराने के लिए और नशा के तस्करी करने वाले लोगों के लिए। वो सब देश की जनता को संसद के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से बता रहे थे। लेकिन मैं कह सकता हूँ भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक प्रदेश है। महाराज जी ने पशुपालन को आगे बढ़ाकर दूध उत्पादन को आगे बढ़ाया है। मेरा एक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश को सांसदों के द्वारा, मैं इस बात को नहीं रख पाया संसद में, आपके माध्यम से, संसद के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि पूरे देश के सारे सांसद और सारे असेंबली मेंबर अगर देश की जनता को दूध पीने के लिए और व्यायामशाला जाने के लिए अगर संवाद करके आगे बढ़ाएं तो इस देश में नशाखोरी
जो भविष्य के पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, समाज को बर्बाद कर रही है, पूरी तरह नशा मुक्त भारत हो जाएगा। और भारत में कभी भी नशा की परंपरा नहीं रही। सदियों पुराने, हजारों साल पुराना ये भारत है। उस समय भी असुर और सूर, देवासुर संग्राम जो हुआ था वो इसी कारण से हुआ था। असुर समय मदपान करते थे, असुर देवता जो है मदपान के विरोध में खड़े होते थे। तो असुरों का जो संहार हुआ था मदपान नहीं करने के लिए, देश और समाज को सही संदेश देने के लिए, तो महर्षियों ने, ऋषियों ने देवताओं को खड़ा किया था कि असुरों को समाप्त किया जाए इस देश से, इस धरा से। ये भारत उस तरह का देश है। यहाँ देवासुर संग्राम हुआ है नशा मुक्त होने के लिए। आप एक आखिरी सवाल। देखा जाए तो यूरोप में इस समय युद्ध की स्थिति चल रही है। जो ब्रिटेन, जो यूक्रेन है उस पे जो है कि यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन और जो आसपास के क्षेत्र हैं माना जाता है कि यूरोप के लिए वो रोटी का कटोरा है और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और दुनिया को हरदम भारत से कुछ ना कुछ उम्मीदें लगी रहती हैं और भारत भी उन पे खरा उतरता है दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम को लेके। तो क्या लग रहा है कि अनाज की जो किल्लतें आएंगी, भारत कुछ सहयोग करेगा दूर करने के लिए इनको? देखिए, दुनिया की जहाँ भी आज अभाव खाद्यान्न का पड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश के किसानों में वो सामर्थ्य है अपने कृषि के उत्पादन को। पिछले कोरोना के महामारी में 47% कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। आने वाले दिनों में खेती का रकबा बढ़ा है और जल संरक्षण का काम जो युद्ध स्तर पर हमारे पूरे देश में हो रहा है। मैं अपने खुद क्षेत्र में जल जमाव के कारण से जहाँ खेती नहीं हो पाती थी, हजारों एकड़ ज़मीन में सैकड़ों साल के बाद मैंने नई खेती कराई है। आपको जरूर सूचना होगी। जल संरक्षण करके, जल जमाव के कारण से खेती नहीं हो पाती। खेती का रकबा बढ़ा है, खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अन्न के अभाव में मैं आसपास किसी को भी मरने नहीं दूंगा, ये मैं दुनिया को भरोसा दिलाता हूं। और उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए दोनों देश के राष्ट्रपतियों से युद्ध नहीं करने का, शांति स्थापित करने का जो भारत का संदेश रहा है वो दिया है और वो लोग उसका पालन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह मस्त, जिनका कहना था कि मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के हक में, किसानों के हित के लिए कार्य किया है, वही किसान 2024 में एक बार फिर भारी बहुमत से मोदी गवर्नमेंट यानी भाजपा का कमल खिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राज विश्व के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।